वह पहले ही तेजी से पीछे हट गई थी, मुझसे दूरी बना ली थी और छोटे छोटे कदमों से भाग गई थी। मैं तेजी से दुकान की ओर बढ़ा, लेकिन अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बच्चों के जन्म के बाद की प्यारी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। हान वोंग ने मैटरनिटी के कुछ कपड़े चुने और उन्हें आजमाने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। जहां तक मेरी बात है, मैंने सड़क के उस पार एक ज्वेलरी की दुकान पर नजर डाली, समय का अंदाजा लगाया और तेजी से अंदर भाग गया। जैसे ही मैं अंदर घुसा, एक खूबसूरत महिला कर्मचारी मेरी मदद के लिए आगे आई। इससे पहले कि वह आपका स्वागत है कह पाती, मैंने सीधे ही पूछ लिया, नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपके पास सुझाने के लिए कोई हीरे की अंगूठी के मॉडल है? कर्मचारी एक पल के लिए हैरान रह गई। यह देखकर कि मैं एक छात्र हूं, उसने मुझे थोड़ी कम ग्रेड वाली अंगूठियों के मॉडल दिखाए। यह सुनने के बाद मैं मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। नमस्ते, कृपया मुझे थोड़ी ऊंची ग्रेड वाला मॉडल दिखाए। मेरा बजट लगभग 500,000 है। थोड़ा ज्यादा भी चलेगा। 500,000। उसकी अपनी मासिक तनख्वाह तो बस कुछ हजार ही थी। तुलना करने से सच में बस निराशा ही बढ़ती है। बहुत जल्द कर्मचारी की मदद से मैंने एक हीरे की अंगूठी चुन ली जो देखने में बहुत शानदार थी, ठीक 500,000 की। पेमेंट करने के बाद मैं तुरंत मैटरनिटी स्टोर में वापस आ गया और ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। हावू डोंग भी उसी समय फिटिंग रूम से बाहर निकली और अपनी जगह पर एक बार घूमी। काउंटी बोच, क्या यह सुंदर लग रही है? यह सुनकर मैंने मन ही मन कहा, क्या यह नंबर बटोरने वाला सवाल नहीं है? फिर मैंने संतुष्ट चेहरे के साथ उसकी तारीफ की। बहुत सुंदर। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत लग रही है। सब कुछ बहुत बढ़िया है। हम्फ। ऐसा कहना तो ऐसा है जैसे कुछ कहा ही न हो। हावू डोंग के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अपने दिल में वह बहुत खुश थी। Havu Dong was speechless, but in her heart she was very happy. देर तक आईने में खुद को निहारा। जब उसे लगा कि यह अच्छी लग रही है, तो उसने उसे खरीद लिया। कपड़े खरीदने के बाद हम दोनों गाड़ी से वापस किम लोन फू लौट आए। घर पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज चुके थे। हावुओंग बहुत थकी हुई थी और उसे नींद आ रही थी। वह जम्हाई लेते हुए बोली, ठीक है, तो मैं अपने कमरे में जा रही हूं, नहाने और सोने के लिए। शुभ रात्रि। यह देखकर मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जितना हो सके धीरे से उसकी तरफ झुककर पूछा, क्या गुड नाइट किस मिलेगी पत्नी जी? नहीं, नहीं मिलेगी। आज के लिए इतनी किस काफी थीं। हावू डोंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह झट से मुड़कर अपने कमरे की तरफ भाग गई। तो फिर कल एक किस मिलेगी, ऐना। कल की बात कल ही तय होगी। हावू डोंग अपने कमरे में गई और धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही सिस्टम की आवाज भी ठीक उसी समय सुनाई दी। होस्ट को बधाई। उन्होंने मैटरनिटी कपड़े खरीदते समय हावू डोंग का सफलतापूर्वक साथ दिया। इसका इनाम है किमलोन स्क्वायर में एक लग्जरी स्टोर। इस मामले में अब मुझे इसकी आदत सी हो गई थी। अब मैं पहले की तरह हैरानी से यह नहीं कहता था कि अरे, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मेरे दिल में अभी भी थोड़ी बहुत हलचल जरूर होती थी। किम लोन स्क्वायर के लग्जरी स्टोर की कीमत कम से कम 8 मिलियन आरआरबी तो होती ही है। अगले 2 दिनों तक हम स्कूल नहीं गए, बस हम दोनों अपनी प्यारी दुनिया में खोए रहे। वू डोंग आराम से एक बीन बैग पर लेटी हुई थी और मैं उसे कुछ खिला रहा था, जबकि वह झील की चमकती हुई सतह को निहार रही थी। आज रात अचानक आसमान में जोरदार गड़गड़ाहट हुई और बिजली कड़की। बिजली की एक तेज लकीर ने आसमान को चीर दिया। हाँ, वू डोंग, जो गहरी नींद सो रही थी, उस जोरदार गड़गड़ाहट से अचानक जाग गई। वह डर के मारे कांपने लगी और सिकुड़कर बैठ गई। वह इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसका चेहरा रेत की तरह पीला पड़ गया था, मानो उसके चेहरे पर खून की एक बूंद भी न बची हो। बचपन से ही हावू डोंग को बिजली कड़कने और गड़गड़ाहट से बहुत डर लगता था। अब जब वह गर्भवती थी, तो उसका यह डर और भी ज्यादा बढ़ गया था।
उसकी घबराहट लगातार बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी तरफ मैं आराम से सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक मेरा फोन बज उठा। कौन हो सकता है? आधी रात का समय है और अभी भी कोई मैसेज भेज रहा है। मैंने हिचकिचाते हुए फोन खोला और देखा। पता चला कि यह हावू दोंग की तरफ से आया एक खास मैसेज अलर्ट था। काउंटी बक, क्या तुम एक पल के लिए यहां आ सकते हो? हावू दोंग ने मैसेज भेजने के बाद खुद को और भी ज्यादा सिकुड़ कर समेट लिया। अगर यह पहले का समय होता तो उसे बस दांत भींचकर इसे सहना पड़ता था। लेकिन अब बात अलग है। अब उसका एक पति है। जाहिर है वह किसी भी समय उस पर भरोसा कर सकती है। यह मैसेज देखकर मैं तुरंत जोश से भर गया। मेरी सारी नींद उड़ गई। इसलिए मैं तेजी से हावुओं के कमरे के दरवाजे तक गया। आदत के मुताबिक दरवाजा हल्के से खटखटाया, फिर दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। पत्नी, मैं अंदर आ रहा हूं, ठीक है? मेरी आवाज सुनकर हावुओंग तेजी से बिस्तर से नीचे कूदी और मेरे गले से लिपट गई। उसने मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बिजली कड़कने से डर लगता है। हावुओंग को अपनी बाहों में कांपते हुए देखकर मुझे थोड़ा दुख हुआ और साथ ही थोड़ी अजीब भी लगी। तो चलो हम साथ में ले जाते हैं, ठीक है? मेरे शब्द अभी खत्म ही हुए थे कि उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। क्या सच में इतनी अच्छी बात हो सकती है? इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और हावुओं को गोद में उठाकर वापस बिस्तर पर ले गया। फिर मैं भी लेट गया। फिर मैंने हावुओं को प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। उसे कसकर पकड़ लिया ताकि उसे पूरी तरह से सुरक्षित महसूस हो। उसके बाद उसके चेहरे की गर्मी बढ़ती ही गई। हावुओंग अब शर्मा रही थी। यह पहली बार नहीं है जब मैंने तुम्हें सोने के लिए गले लगाया है। तो तुम इतनी क्यों शर्मा रही हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या पिछली बार हम इसी तरह गले मिलकर प्रेग्नेंट नहीं हुए थे? तुम बदमाश काउंटी बोच। ऐसे समय में भी तुम मुझे छेड़ने की हिम्मत कर रहे हो। अगली सुबह हावुओं के कान के पास फोन की घंटी बजी। कुछ ही पलों में उसने फोन उठाया और आंसर बटन दबा दिया। हावुओं की आवाज फोन पर धीरे से सुनाई दी। दूसरी तरफ माको के चेहरे पर साफ तौर पर हैरानी के भाव थे। वह हक्की बक्की रह गई। मदर काउंटी ने फौरन पूछा, इसका क्या मतलब है? मैंने अपने बेटे को फोन किया था। यह किसी औरत की आवाज क्यों है? तुम कौन हो और मेरा बेटा काउंटी बोच कहाँ है? काउंटी बोच मेरे बगल में सो रहा है। यह कहकर हावू दोंग ने फोन मेरे कान के पास फेंक दिया और फिर अपनी बात जारी रखी। मैं गहरी नींद में सो रहा था क्योंकि कल हावू दोंग की वजह से मैं बहुत थक गया था। मैं अब एकदम बेसुध होकर सो रहा था, बाहर हो रहे शोर शराबे से पूरी तरह बेखबर। जब मैं जागा तो दोपहर हो चुकी थी। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जैसे मैं फिर से जिंदा हो गया हूं। मैंने हावू दोंग की तरफ देखा जो मुझे कसकर गले लगाए हुए थी। उसके वो मोहक चेरी जैसे होंठ देखकर मेरा मन किया कि उन्हें चूम लूं। मैं जितना ज्यादा उसे देखता उतना ही ज्यादा उसकी तरफ खिंचता चला जाता। ठीक उसी पल जब मैं हिचकिचा रहा था और उसे चूमने ही वाला था, जब हमारे बीच बस कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी बची थी, हावू दोंग ने धीरे से अपनी आंखें खोल दीं। मेरे होठों को अपने इतने करीब देखकर वह फौरन चौकन्नी हो गई और उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली। उसने पूछा, तुम क्या करने की सोच रहे हो? यह देखकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने कहा, मैं तो बस तुम्हारी खूबसूरत भौहों को बहुत करीब से देखना चाहता था। हावू दोंग ने मेरी शरारती आंखों की तरफ देखा। फिर उसने नीचे अपने कॉलर की तरफ देखा। उसका छोटा सा चेहरा फौरन शर्म से लाल हो गया।
फिर वह तेजी से पीछे हट गई और शर्माते हुए अपना सिर कंबल के नीचे छिपा लिया। अब उसमें अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं बची थी। जहां तक मेरी बात है, मैंने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, बीवी, तुम्हारी डांट भी कितनी प्यारी है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हें यहीं पर प्यार कर लूं। जब मैं ऐसे ही रंगीन सपनों में खोया हुआ था, तभी फोन की घंटी बजी। यह मदर काउंटी का फोन था, जो एक बार फिर से आ रहा था। मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और आंसर बटन दबा दिया। हेलो मां, क्या बात है जो तुम इतनी सुबह सुबह फोन कर रही हो? अरे ओ बदमाश, जवाब दे, कल रात तू कहाँ गया था? मैं तो अपने हॉस्टल में ही था। यह सुनकर मदर काउंटी ने गुस्से से पूछा। अभी जब मैंने फोन किया तो किसी लड़की ने फोन उठाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू लड़कियों के हॉस्टल में घुस गया हो? मैं यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। फिर मैंने जल्दी से फोन खोलकर देखा तो पाया कि मां के कई मिस्ड कॉल आए हुए थे, जिनमें से पहला कॉल कनेक्ट हो गया था। मैंने फोन की तरफ देखा, फिर हावू दोंग की तरफ देखा जो गहरी नींद में सो रहा था। मैंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मां, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। फिर मैंने तुरंत फोन काट दिया। दूसरी तरफ मां को अपने बेटे को फोन काटते देख वह बहुत गुस्सा हो गई। उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि मानो उनके फेफड़े ही फट जाएंगे। इस बदतमीज लड़के की हिम्मत तो देखो, अपनी मां का फोन ही काट दिया। यह बात उन्हें बहुत गुस्सा दिला रही थी। फिर उन्होंने पास ही बैठे पिता काउंटी की तरफ देखा जो अपने फोन पर कुछ कर रहे थे और उन्हें हुक्म दिया, अरे को, अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो जाओ और सब्जियां धो लो। इधर आओ। फोन रखने के बाद मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकला। कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है और मैंने तुरंत मां को वापस फोन किया। इससे पहले कि मां कुछ बोल पाती, मैंने उन्हें बीच में ही रोक दिया। मां, पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लो, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूं। यह सुनकर मां के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचा। मैंने तो कल रात ही अंदाजा लगा लिया था कि तुम वहां गए थे, तो तुम शरारती लड़के, अब बोलो क्या बात है? असल में यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस बात इतनी सी है कि आप दादी बनने वाली है। यह सुनने के बाद मां हैरानी से उछल पड़ी और उसके तुरंत बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मुझे बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया। वह जितना ज्यादा सोचती, उन्हें उतना ही ज्यादा गुस्सा आता। जिस बेटे को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था, वह ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? शादी से पहले ही किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर देना, यह किस तरह का बर्ताव है? हालांकि वह रिटायर हो चुकी थीं और सच में एक पोते पोती को गोद में खिलाना चाहती थीं, लेकिन इस तरह अचानक नहीं। जाहिर है, किसी के लिए भी यह बात बर्दाश्त करना मुश्किल होता। उन्हें खुद जाकर अपनी आंखों से देखने के लिए वहां जाना ही था। फोन रखने के बाद मां ने तुरंत यह सारी बात पिताजी को बताई। पिताजी ने यह सुना तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि उनके माथे की नसें तन गईं। उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी 7 वुल्व्स बेल्ट, 7 भेड़ियों वाली बेल्ट लेकर जाएंगे और मुझसे जवाब तलब करेंगे। उसके बाद मेरे माता पिता ने घर का सामान खंगालना और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, ताकि वे हवाई जहाज से वहां पहुंचकर मुझे ऐसा सबक सिखा सके जिसे जिंदगी भर न भूलूं। दूसरी तरफ मैं लिविंग रूम में इधर उधर ऐसे बेचैनी से टहल रहा था जैसे कोई बिल्ली गर्म छत पर चल रही हो। अब तो हो गया, सब खत्म हो गया। आज दोपहर तो मेरी पक्का पिटाई होने वाली है। ठीक उसी समय हावू दोंग ने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकली। मेरा परेशान चेहरा देखकर वह हैरान रह गई। काउंटी बोच, तुम क्या कर रहे हो? अरे पत्नी, तुम उठ गई। क्या तुम्हें भूख लगी है? लाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूं। मुझे उस समय हावू दोंग के प्यारे से चेहरे की बहुत जरूरत थी। मेरे दिल की सारी घबराहट और बेचैनी पल भर में काफी हद तक दूर हो गई। कुछ ही देर बाद कीमा और शिटाके मशरूम से बनी एक स्वादिष्ट दलिया पोरिज का कटोरा मेरे सामने था। हावू दोंग को मजे से दलिया खाते देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। खैर, अब तो जो होना था हो चुका। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुझे बस थोड़ी बहुत मार खानी पड़ेगी। 25 साल बाद भी मैं एक हीरो ही रहूंगा। जब हावू दोंग खाना खा रही थी तो मैंने उसे इस बारे में बताने का फैसला किया।
यह सुनकर वाह, दलिया का निवाला भी नहीं निगल पाई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसका सुंदर सा छोटा मुंह थोड़ा सा खुला रह गया। काफी देर तक वह उसे बंद भी नहीं कर पाई। उसकी आंखें हैरानी से भरी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जहां तक सबके सामने मेरी थोड़ी इज्जत तो रखो, मम्मी, ट्रुआंग थुगला ने निराशा भरी नजर से देखते हुए मेरा कान मरोड़ा। मेरी बात है। मैंने हावू दोंग को गले लगाया और प्यार से कहा, मेरी प्यारी, डरो मत। इस बात का सामना आज नहीं तो कल करना ही था। मेरे माता पिता बहुत ही सीधे सादे लोग हैं। तुम्हारे जैसी सुंदर बहू को देखकर वे बहुत ज्यादा खुश होंगे, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। क्या तुम्हारी मां यह सोचेंगी कि मैं एक आसान आदमी हूं? यह देखकर मैंने वू दोंग को अपनी मां के विचारों के बारे में समझाया और साथ ही उन दोनों बड़ों को भी बता दिया कि वे आज दोपहर यहां आकर मेरी पिटाई करने वाले हैं। यह सुनने के बाद हावू डोंग के होठों के कोने हल्के से हिले। ऐसा लगा जैसे उसे काफी राहत मिली हो। फिर उसने उत्सुकता से और पूछा, तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें आमतौर पर कैसे मारते हैं? मेरे पापा के पास खानदानी बेल्ट है। मेरी मम्मी के पास खानदानी हैंगर है। वे दोनों मिलकर मारते हैं और बारी बारी से मारते हैं। इस बार मम्मी ने मारना खत्म किया तो वे जोश में आ गईं। अगली बार जब मम्मी मारना खत्म करती है तो पापा की बारी होती है जोश में आने की। वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं। यह पक्का इसलिए है क्योंकि तुम बहुत शरारती थे। अभी अभी तुम मेरे साथ गुंडों जैसा बर्ताव करने की सोच रहे थे। एक पति अपनी पत्नी को किस करे तो उसे गुंडा कैसे कह सकते हैं? हम अभी पति पत्नी नहीं है। हमारी शादी भी नहीं हुई है। यह कहने के बाद उसने अपना सुंदर हाथ उठाया और मेरे सीने पर एक घूंसा मारा। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर शादी के बाद की इस प्यारी जिंदगी की कल्पना की। मैंने हावुओं को इतना छेड़ा कि उसका पूरा शरीर शर्म से लाल हो गया। जल्दी से जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सोने का बहाना बनाकर छिपने की कोशिश की। मैंने उसे सीधे राजकुमारी स्टाइल में गोद में उठाया और धीरे से बेडरूम की ओर ले गया। मैं अभी अभी सोसाइटी के गेट तक ही पहुंचा था कि किसी ने मेरा कान पकड़ लिया। मैं चिल्लाया, आउच, आउच, मम्मी, मैंने तुम्हें पहले क्या सिखाया था? एक लड़की का पेट इतना बड़ा कर दिया और इतना महंगा घर भी किराए पर ले लिया। क्या अब तुम्हें और जीना नहीं है? मैंने फादर काउंटी ट्रैंक्व की तरफ देखा, लेकिन नतीजा यह हुआ कि उस बुजुर्ग ने अपने होंठ ऐसे हिलाए मानो कह रहे हों, साफ है, डैड भी तुम्हें नहीं बचा सकते। अभी एक पल में डैड को खुद ही तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। मैं डैड से पूरी तरह हार मान चुका था। आखिरकार मैं उन दोनों बुजुर्गों को घर के अंदर ले जाने में कामयाब रहा। मां ने आसपास का जायजा लिया। उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन उन्हें तुरंत ही अपना मुख्य काम याद आ गया। मेरी बहू कहाँ है? अरे, वह सो रही है। मैं चावल बनाने जा रही हूं। मैं जल्दी से किचन में घुस गया ताकि वहां पनाह मिल सके। वोंग को सिर्फ मेरे हाथ के बने चावल खाने की आदत है। मां ने जब यह बात सुनी तो उनकी आंखें लगभग आसमान की तरफ घूम गईं, लेकिन अपने पोते पोती की खातिर उन्होंने यह सब बर्दाश्त कर लिया। मुर्गा अभी अभी पककर तैयार हुआ था और उसकी महक हवू दोंग को बाहर खींच लाई। वह कुछ खोई खोई सी लिविंग रूम में आई। काउंटी बोच ने कहा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी उनके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि उसने देखा कि वे दोनों बुजुर्ग बड़े ही औपचारिक रंग से बैठे हुए हैं। वह नजारा किसी छोटे खरगोश के बाग की मांद में भटककर चले जाने जैसा ही था। वोंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह वापस अपने कमरे की तरफ भाग खड़ी हुई। मां ने एक बार डैड की तरफ हाथ घुमाते हुए कहा, जरा अपना चेहरा तो देखो। तुमने मेरी बहू को डर के मारे भगा दिया। पिताजी नाराज दिखे। मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। मैं जल्दी से कमरे में गया, व्यूओं को बाहर आने के लिए मनाया और औपचारिक रूप से माता पिता से मिलवाया। यह व्यूओंग है। व्यूओंग, ये मेरे माता पिता है। मां ने देखा कि असल में वह तस्वीरों से भी ज्यादा सुंदर थी। वह इतनी जोर से मुस्कुराई कि उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। उसने तुरंत व्यूओं को खानदानी कंगन पहना दिया। यह कंगन मां अपनी बहू को पहली मुलाकात पर तोहफे में देती है।
अगर इस शरारती लड़के ने तुम्हें तंग करने की हिम्मत की तो माँ तुम्हारी तरफ से उससे निपट लेगी। यह कहने के बाद माँ ने पिताजी की तरफ इशारा करते हुए देखा। अरे बूढ़े, अपने बेटे को बाहर ले जाकर बात कर। दरवाजे के बाहर पिताजी ने चुपचाप 7 वुल्व्स बेल्ट निकाली। अरे शरारती लड़के, शादी से पहले किसी को प्रेग्नेंट करने की हिम्मत कैसे हुई? अब देखते हैं कि पिताजी तुम्हारी टांगे तोड़ते हैं या नहीं। मैंने हार मानकर अपनी आंखें बंद कर लीं। ठीक जब बेल्ट नीचे गिरने ही वाली थी, तभी एक सुंदर लड़की अचानक आगे बढ़ी और मुझे कसकर गले लगा लिया। अंकल, प्लीज काउंट बाग को मत मारिए। हवू डागा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। काउंट बाग की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं काउंट बाग को बहुत पसंद करती हूं। पिताजी का हाथ हवा में ही रुक गया। मैं भी हैरान रह गया। व्यूओंग, जो वैसे तो कमजोर थी, उसने इतनी बहादुरी से मेरी रक्षा की। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और पिताजी से वादा किया, पिताजी, मैं अपनी पूरी जिंदगी उसकी देखभाल में लगा दूंगा। पिताजी ने एक गहरी सांस ली और बेल्ट वापस रख दी। ठीक है, अंदर जाओ और खाना खाओ। मेरे पोते पोती को भूखा मत रखना। रात का खाना बहुत ही प्यार और खुशी के माहौल में हुआ। दोनों बुजुर्गों ने मेरे खाना बनाने के हुनर की खूब तारीफ की। खाने के बाद मां मुझे रहस्यमयी ढंग से एक कोने में ले गई और मेरे हाथ में एक बैंक कार्ड थमा दिया। इसमें 10 लाख RIB है। यह मां और पिताजी की रिटायरमेंट की जमा पूंजी है। अब जब वुडोंग प्रेग्नेंट है, तो तुम दोनों जल्दी से वैन सिटी में एक घर खरीद लो। इस तरह किराए के घर में रहना ठीक नहीं लगता। दोनों बड़ों के कनपटियों पर सफेद बाल देखकर मेरा दिल बैठ गया और मैंने कार्ड वापस कर दिया। मां, घर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। इसे लो और घर किराए पर ले लो। बिना घर के शादी कैसे करोगे? मैंने अपनी छाती फुलाई और थोड़ा कड़ा रुख अपनाया। मां, यह घर किराए का नहीं है। मैंने जमीन खरीदी है। माहौल अचानक 3 सेकंड के लिए शांत हो गया। मां ने मेरे माथे पर एक थप्पड़ मारा। बदमाश कहीं का, क्या तुमने बैंक लूट लिया? मैंने अपना सिर पकड़कर समझाया कि यूनिवर्सिटी में मैंने डिजाइन में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। यह सच में मेरी कमाई का पैसा है। मां काफी देर तक हैरान रही। आखिर में एक बात कही, कम से कम लड़के में कुछ तो काबिलियत है। दोनों बड़ों को विदा करके मुझे राहत मिली। अब मुझे लगा कि यह मुश्किल आखिरकार पार हो गई। शांत रात के बीच मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि बिस्तर पर एक खूबसूरत लड़की लेटी हुई है। दरवाजा खोला, खूबसूरत बेले मेरे बिस्तर पर लेटी सो रही थी। ऐसा नजारा कौन बर्दाश्त कर सकता था? मैंने खुद को ठीक किया और बिस्तर पर चढ़ गया। जैसे ही मैं लेटने वाला था, वह लड़की अचानक करवट बदली। उसके खूबसूरत हाथों ने मुझे कसकर गले लगा लिया। उसकी पलकें हल्की हल्की कांप रही थीं। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उस खूबसूरत चेहरे को हल्के से छू लिया। बीवी, क्या तुम सो रही हो? उसने सोने का नाटक किया और कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। मैं ही करके हंसा और उसके करीब गया। बीवी, आज तुम मेरे कमरे में क्यों आ गई? हावू डोंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया, एकदम सुर्ख। उसने तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और नखरे से कहा, यह मेरा कमरा है। तुम ही गलत कमरे में आ गए हो। मैंने प्यार भरी नजरों से उसे देखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं ही गलत कमरे में आ गया था। आगे से मैं हमेशा गलत कमरे में ही आऊंगा। बीवी हमेशा मेरी ही रहेगी। आखिर में अब और नाटक न कर पाने पर उसने गद्दे पर अपनी छोटी सी मुट्ठी मारी। अब तुम्हें और बोलने नहीं दूंगी। मैंने उसे प्यार से अपनी बाहों में खींच लिया और धीरे से पूछा, परसों जब हम मेरी सास से मिलने जाएंगे? तो हावू डोंग ने अपना चेहरा मेरी छाती में गड़ाते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है, मां को क्या पसंद आएगा?
हाँ, बस कुछ फल खरीद लेना ही ठीक रहेगा। मेरी माँ ज्यादा नखरे वाली नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी की बेटी को भगाकर लाने के बाद पहली बार घर जाने पर तो बहुत ही औपचारिक रंग से पेश आना चाहिए। उस दोपहर मैं हावू डोंग को सीधे किम लोन स्क्वायर ले गया। शॉपिंग का मूड पूरी रफ्तार से, बर्ड्स नेस्ट, ब्रांडेड बैग, गहने। मैंने कीमतों की तरफ देखा भी नहीं और सीधे कार्ड स्वाइप कर दिया। हावू डोंग को आखिरकार पैसे खर्च होने का एहसास हुआ। वह बोली, अब और मत खरीदो, यह बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए। मत खरीदो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे एक बार किस करना पड़ेगा। हावू डोंग का चेहरा पके हुए सेब की तरह लाल हो गया और वह काफी देर तक हिचकिचाती रही। रुको, जब तक हम घर न पहुंच जाए तब तक इंतजार करो। यहां बहुत ज्यादा लोग हैं। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। यह बहुत दिलचस्प है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और सीधे 5वीं मंजिल की ओर दौड़ पड़ा। यह है सिस्टम का इनाम। ठीक इस गोल्डन किम लोन स्क्वायर पर 150 मीटर चौड़ी एक आलीशान दुकान। शॉपिंग सेंटर का मैनेजर काफी देर से इंतजार कर रहा था। उसने बड़े ही आदर के साथ कागजात का एक सेट मेरे हाथ में थमा दिया। मिस्टर को, आपको बस यहां दस्तखत करने हैं। हावू डोंग हक्की बक्की रह गई। उसका छोटा सा मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। तुमने यह दुकान कब खरीदी? दस्तखत करने के बाद मैंने उसकी ओर देखा। पत्नी, यहां एक मछली का रेस्टोरेंट खोलने का विचार कैसा रहेगा? वह हैरान रह गई। मछली का रेस्टोरेंट ही क्यों? मैंने उसका हाथ हल्के से दबाया और उसकी आंखों में देखते हुए दिल से अपनी बात कही। सच कहूं तो क्योंकि मेरी पत्नी को मछली खाना सबसे ज्यादा पसंद है। वह लड़की यह सुनकर अवाक रह गई और अचानक उसकी आंखें नम हो गईं। भावुक होकर उसने मुझे कसकर गले लगा लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात को घर लौटने पर उसने यह सारी बात अपनी सबसे अच्छी सहेली को बताई। यह तो डॉग फूड, प्यार का दिखावा का एक और जबरदस्त नजारा था। मैंने देखा कि उसका मूड काफी अच्छा था, लेकिन मेरे दिल में चिंता की लहर उठने लगी। सोने से पहले मैं एक गिलास गर्म दूध लेकर उसके पास गया और धीरे से पूछा, पत्नी, क्या कल तुम्हारी मां मुझे घर से बाहर निकाल देंगी? हा वुओंग जोर से हंस पड़ी। अचानक मेरे करीब आकर उसने मेरे चेहरे पर जोर से एक बार काट लिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वह काटना थोड़ा दर्दनाक था, लेकिन सच में बहुत प्यारा था। लेकिन कल के बारे में क्या? क्या हम इससे पार पा पाएंगे? मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर भी मुझे बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी। अगली सुबह दोनों के बीच इस बात पर बहस हो गई कि कौन सी कार चलाई जाए। हावू डोंग ने मेरा हाथ पकड़ा और वह उस बैंगनी रंग की जियाओमी सू7 को चलाना चाहती थी। इसका कारण यह था कि मेबाक बहुत ज्यादा दिखावटी थी। मैंने तुरंत मना कर दिया। नहीं, इस बार मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि तुम्हारी मां अपनी बेटी की शादी मुझसे करने के लिए राजी हो जाए। अगर मैं थोड़ा दिखावटी नहीं लगूंगा तो मैं बहुत ही साधारण लगूंगा। मैंने अपने पीछे खड़ी मेबाक पर थपथपाते हुए जोर से कहा, मुझे अपनी होने वाली सास के सामने सिर ऊंचा करके खड़े होने के लिए इसी पर निर्भर रहना होगा। मेरी पत्नी इस बात पर बहुत खुश हुई कि मैं 4 घंटे तक चुपचाप कार में बैठा रहा। मेरी पत्नी पीछे की सीट पर बैठकर कोई हल्की फुल्की धुन गुनगुना रही थी। मैं आगे की सीट पर ड्राइवर बनकर बैठा था और तेजी से तिमुई सिटी की ओर बढ़ रहा था। पुराने मोहल्ले में पहुंचकर जब मैंने देखा कि मेरी सास का घर 8वीं मंजिल पर है और वहां कोई लिफ्ट भी नहीं है, तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने 2 बड़े गिफ्ट बैग उठाए हुए थे और ऊपर चढ़ने के लिए मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। सास के घर पहुंचकर मैं एक बार फिर हैरान रह गया। जो अधेड़ उम्र की महिला बाहर निकली, उसके चेहरे पर एक सौम्य आभा थी। उसकी त्वचा की बहुत अच्छी देखभाल की गई थी। कोई हैरानी की बात नहीं कि हावू डोंग इतनी खूबसूरत थी। पता चला कि इसकी वजह यह थी कि उसके जीन्स बहुत मजबूत थे। नमस्ते, मैम। मैं हावू डोंग का बॉयफ्रेंड हूं। मेरा नाम काउंटी बाक है।
सास ने गिफ्ट बैग ले लिए और मुस्कुराते हुए उन दोनों को घर के अंदर खाने के लिए बुलाया। मेज पर ऐसे पकवानों से भरी हुई थी जो हावू डोंग को पसंद थे। अपनी शान दिखाने के लिए मैंने पूरे खाने के दौरान झींगे छीले और बहुत ही ध्यान से खाना परोसा। सास हम दोनों को एक दूसरे की ओर देखते हुए देख रही थीं। अचानक मुस्कुराई और पूछा, तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? यह सच में एक जानलेवा सवाल था। मैंने और हावू डोंग ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ कहा, स्कूल की पार्टी में। मैम? सास की आंखों में एक चमक दिखी। वह सब अच्छी तरह जानती थीं, लेकिन कुछ कह नहीं रही थीं। उनकी मुस्कान देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खाना खत्म करने के बाद सास ने जमीन पर पड़े टॉनिक दवाओं और महंगे गहनों के ढेर की तरफ देखा। आखिरकार असली बात पर आते हुए उन्होंने हम दोनों की तरफ देखा जो बहुत ज्यादा तनाव में थे। उनका लहजा अब भी पहले जितना ही नरम था। डोंग डोंग, क्या तुम मां से कुछ छिपा रहे हो? यह माहौल देखने में तो शांत लग रहा था, लेकिन असल में यह दबाव से भरा हुआ था। हावू डोंग ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, एक गहरी सांस ली और आखिरकार मान लिया, मां, दरअसल मैं गर्भवती हूं। दरअसल मैं गर्भवती हूं। ये शब्द सुनते ही पूरा माहौल थम गया।